नमस्कार दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से मैं आपको दिखा रहा हूँ और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और आज जो बात रहेगी, बड़ी अहम बात जो है वो चलेगी। राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस से हैं और उनकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चली हुई है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। इसी बारे चर्चा रहेगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे पैनल में एडवोकेट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है, उसके बारे क्या कहेंगे? देखिए भाई, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और तमाम देश की जनता का। जहाँ जहाँ से यात्रा अब तक गुजरी है, कन्याकुमारी से चली है और अभी फ़िलहाल केरल में यात्रा चल रही है, तो मैं उन लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस अपार स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ देश की जनता इस यात्रा का स्वागत कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं देश की जनता को और प्रशंसा करूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी की कि जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के देश के जो हालात हैं, देश का जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उनको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नालायक सरकार ने, निकम्मी सरकार ने पिछले 8-8.5 साल के दौरान जिस तरीके से भारत को खंड खंड करने का एक ऐसा लगता है कि बीड़ा उठाया हुआ है, वो चाहे जाति के नाम पर है, चाहे धर्म के नाम है, धर्म के नाम पर है, चाहे संप्रदाय के नाम पर है, और या चाहे लगा लीजिए कि आप राज्यों के नाम पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी न किसी रूप में इस देश की एकता और अखंडता पर चोट करती रही है। और आज से नहीं करती रही, बल्कि पीछे अगर जाएं, जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हिंदू महासभा ने एक राष्ट्र का विरोध किया था। और ये जो दो राष्ट्र आज बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये उसी हिंदू महासभा की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ मिलकर के काम करती रही है। या जहाँ से हम कह सकते हैं कि ये लोग जहाँ से निकल के आए हैं, जनसंघ निकला और उसके बाद भाजपा निकली, जो भी ये निकले हैं, तो इनका एटीट्यूड शुरू से वही रहा है, आज भी वही है कि देश की जनता को तोड़ना, चाहे वो धर्म के नाम पर बांट दो, चाहे जाति के नाम पर बांट दो, चाहे वो राज्यों के नाम पर बांट दो, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे राम के नाम पर बांट दो, किसी भी रूप में बांटना, यह भारतीय जनता पार्टी का पिछले 8-8.5 साल का एजेंडा रहा है कि बांट कर राज करो। क्यों? अंग्रेजों की राजनीति, जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वही भारतीय जनता पार्टी के खून में है। अंग्रेज भी यही करते थे कि देश को तोड़ो, झगड़े करवाओ, लोगों में फसाद करवाओ और फूट डालो, राज करो। वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि फूट डालो, राज करो। कांग्रेस ने यह महसूस किया कि पिछले 8 साल में जिस तरीके से देश को तोड़ने के प्रयास किए गए हैं, लोगों के अंदर जहर भरा गया है, उसको कहीं ना कहीं उस खाई को पाटने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने यह बीड़ा उठाया कि हाँ, मैं आगे बढ़ करके आऊँगा और मैं इस देश की जनता को जो तोड़ने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस तोड़ने के प्रयास को हम उसके ऊपर चोट करेंगे और इस हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं कि जाति धर्म की दीवारें तोड़ो, आओ राहुल सिंह भारत जोड़ो। हम भारत को जोड़ने निकले हैं। दूसरा जो एक विशेष बात है, जो ये गोदी मीडिया नहीं उठाता या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उठाते, हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी जिक्र किसी बात का करते हैं, चाहे कोई कांग्रेस का व्यक्ति है, चाहे दूसरी बात दूसरे दल का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी लोग इनके आगे बढ़ करके आते हैं, मतलब इन्होंने कसम उठा रखी है कि मुद्दे की बात नहीं करेंगे, झूठ और सिर्फ झूठ बोलेंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी खुद कहते आए हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, ताकि लोग उसको सच मान लें। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति अपनाई हुई है कि ज़्यादा जोर से बोल करके और बार बार बोल करके कि झूठ को सच करना है। लेकिन मीडिया का जो सबसे नकारात्मक रोल रहा है, भारतीय जो राष्ट्रीय मीडिया है, कुछ चैनलों को छोड़कर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 चैनल को छोड़कर तमाम मीडिया इनका जर खरीद गुलाम बन चुका है। अच्छा मुद्दा वो कभी दिखाते नहीं हैं। वो कोई भी चैनल इस बात पे डिबेट नहीं करता कि यार 15 अगस्त के दिन जहां नरेंद्र मोदी बेटी बचाने की बात करते हैं, वहां पर 15 अगस्त के दिन एक महिला के, एक लड़की के
बलात्कारियों को सजा माफ कर दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इस पर डिबेट नहीं होती है। लेकिन डिबेट कहाँ होती है कि राहुल गांधी की टी शर्ट कितने की है, लेकिन नरेंद्र मोदी का सूट कितने का है उस पर डिबेट नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादातर मीडिया जो है जो बिक चुका है इन तमाम बातों को लेकर के। आखिर जब हमने ये महसूस किया कि जनता तक असली मुद्दे ना मीडिया पहुंचाने देता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है, तो क्यों ना व्यक्तिगत रूप से जनता के बीच में जा करके हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आखिर आज देश के हालात क्या हैं, देश किस गर्त में आज नरेंद्र मोदी ने धकेल दिया है, क्या देश के हालात हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चली है। और मैंने जैसा अभी कहा कि मैं देश की जनता को बधाई देता हूँ। ये साथ में अपना जो 11 तारीख से हमारी जो यात्रा चली उसमें जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर प्रेम हमें मिल रहा है और लोग आगे बढ़ करके कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी जहां से भी गुजर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, कोई भी जगह है, क्या वहां की पार्टियां जो लोकल पार्टियां हैं वो राहुल जी के साथ हैं, या उन्होंने साथ मांगने की कोशिश की है अन्य पार्टियों से बीजेपी को छोड़ के कि आप भी हमारी यात्रा का हिस्सा बने? नहीं, देखिए सुभाष भाई, ये अन्य पार्टियों का मामला नहीं है। हर राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा होता है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, मान लिया पंजाब में कोई और पार्टी, आप पार्टी है, तमिलनाडु में कोई और पार्टी भी है। ये एजेंडा सिर्फ कांग्रेस का है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के मुद्दे उठाती रही है। बहुत सी पार्टियां और भी राजनीति करती हैं, सत्ता में भी आई हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे अब हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है, उसका क्या मामला रहा है, उससे क्या मदद मांगोगे आप? उनका आधा परिवार तो बीजेपी के साथ बैठा सरकार बनाए, आधा परिवार अलग बैठा हुआ है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से साथ रहे हैं, तो उनके साथ क्या बात करेंगे? पंजाब में बादल परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करता रहा है, इस बार उनका मन मुटाव हुआ। आप जो है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये एजेंडा किसी और का नहीं, ये कांग्रेस का है। कांग्रेस, और अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से देश के मुद्दे कांग्रेस ने उठाया, कोई पार्टी उठाती नहीं है। लखीमपुरी का मामला किसने उठाया? प्रियंका गांधी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। हाथरस का मामला किसने उठाया? प्रियंका गांधी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। लाठियां किसने खाई? कांग्रेस के लोगों ने खाई। तो दूसरे दल के लोग तो नहीं पहुंचे वहां। समाजवादी पार्टी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां तो वो लोग तो वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ये किसी पार्टी को साथ लेने का मसला नहीं है। कोई चुनाव का समय तो नहीं है कि चुनाव है तो साथ लें। चुनाव को देखते हुए पार्टी आलाकमान क्या समझौते करेगा, क्या किससे अलायंस की बात होगी, वो पार्टी हाईकमान का मामला है। मैं संगठन का आदमी हूं, मेरी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि जो पार्टी ने कार्यक्रम चलाया है मैं उसके बारे में बात करूं। और फिलहाल जो मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस को आज के वक्त में खुद अकेला चलने की जरूरत है, अपने बूते पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि राहुल गांधी जी अपने बूते पर, अपने साथियों के बूते पर हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकले। लक्ष्मीकांत जी, एक बात और उठ रही है जो लोगों के मन में भी सवाल होगा, दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे। एक तरफ तो जो है यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चलाई जा रही है, दूसरी तरफ गोवा के ही हैं कुछ एमएलए जो हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, आपके एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उधर यात्रा निकल रही है। देखिए, अभी आपको मैंने पहले कहा कि दो चीजें हैं, एक संगठन है और एक सत्ताधार सत्ता होती है, या जो दूसरा होता मामला जहां चलो सत्ता में आप नहीं हो लेकिन आप विधायक और सांसद हैं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं संगठन की बात करता हूं। उन लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी? अब कल को एक साथी कल मुझसे पूछ रहा था कि गुलाम नबी आजाद ने क्यों छोड़ी पार्टी, तो मैंने उस भाई से पूछा, मैं आप गुलाम नबी आजाद को जानते हो, आपको पता है? क्योंकि वो सियाने थे, थोड़ा सा उम्र दराज थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल या इनके जैसे और कुछ लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से कांग्रेस में रहे हैं, 4-4 बार 5-5 बार सांसद रहे, राज्यसभा के रहे, लोकसभा के नहीं। लोकसभा में तो 1-2 बार कोई बन गया सो बन गया, राज्यसभा में कांग्रेस ने भेजे, सूबों के मुख्यमंत्री बनाए, वहाँ केंद्र में मंत्री बनाए। उस वक्त उन लोगों ने कहा, अब वो आज वो लोग जब छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के, ईडी के, क्योंकि तो मोटा माल पैसा एक व्यक्ति ने कमाया। मैं यहाँ आपके कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि पैसा गुलाम नबी आजाद ने कमाया होगा, पैसा कपिल सिब्बल ने कमाया होगा, लेकिन बदनाम कांग्रेस हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोग थे। अगर कांग्रेस पैसा कमाती तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से हर जिले में कांग्रेस का बड़ा आलीशान दफ्तर होता, लेकिन कांग्रेस ने पैसा कमाने की बजाय जो पैसा कांग्रेस के पास आया, जैसे भी आया,
उसने गरीबों की मदद करने में लगाया। कुछ लोगों ने कांग्रेस के नाम पर पैसा बनाया, सत्ता में रहकर पैसा बनाया। आज वो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और छोड़ना देखिए राजनीति में आना जाना एक अलग मामला होता है, लेकिन अपने पेरेंटल को, अपने माँ बाप को गाली दे करके छोड़ना कि मेरे बाप ने सत्यानाश कर दिया, ये कह करके छोड़ना, मैं इसको लानत मानता हूं, और ये बड़ी बेशर्मी भरी बात है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ते हैं, किस लिए? कहते कांग्रेस नहीं रही पहले जैसी, कांग्रेस में अब वो दम नहीं रहा। तो मैं यहां आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कांग्रेस को बेदम किसने किया? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तो नहीं किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आज भी राहुल गांधी के साथ है, कन्याकुमारी से चला हुआ है, तब कन्याकुमारी चल के आज केरल में घूम रहा है। हर जिले में, हर राज्य में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो का तो मजबूत है। अगर किन्हीं लोगों ने गद्दारी की है, उन लोगों ने की है जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, जो लोग पावर में रहे हैं, और उन्हीं की लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से आज कांग्रेस इस हाल में है कि उन लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। अब जहां तक आपने गोवा का प्रश्न किया, अब इसको मैं क्या कहूं कि आदमी की हवस या आदमी का लालच इतना बढ़ गया है कि मतलब वो एक दिन भी शायद बाहर रहना नहीं चाहता सत्ता से, जो विधायक गए हैं। या ये भी है कि ईडी का दर दिखाया जाता है, सीबीआई का दिखाया जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी ने भी ये तय कर लिया है कि मुझे हिंदुस्तान को तबाह करना है, बर्बाद करना है, अपने अकेला मैं हूं, बस जो मैं जिंदा रहूं बाकी जाए। और मैं एक और बात कहूं, कल को मान लिया जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सारे वो अपने मिला लेगा, तो भैया कल को ये नंबर अमित शाह का भी लगना है, योगी महाराज का भी नंबर लगना है। मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं, देसी मिसाल है हरियाणा की, कि जो आदमी चोरी चकारी शुरू कर दे, लूट मार शुरू कर दे, वो एक दिन अपने घर को भी लूटता है। क्योंकि बाहर जब माल खत्म हो जाएगा तो किसको लूटेगा? बोला फिर सारा घर में आ जाएगा ना, फिर वो अपने घर में लूट मचाएगा, अपने भाइयों को लूटेगा, अपने बेटों को लूटेगा। तो नरेंद्र मोदी वो हाल करने वाला व्यक्ति है। लेकिन उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के सत्ता में, जो कांग्रेस के रहते सत्ता में रहे हैं, और जिन्होंने खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता का या कांग्रेस का शोषण किया है, आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी यही कर सकता हूं कि बेशर्मी की हद होती है। एक ट्वीट का भी मामला आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया, निक्कर में आग लग गई, और उसके ऊपर जो है बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। अब सुभाष भाई, ये बीजेपी तो मतलब पार्टी है, कुछ अलग सी टाइप की है। कुछ तो इसमें ऐसे ऐसे हैं, कुछ अंधभक्त हैं, कुछ उनकी श्रेणी में कहने नहीं चाहता कैमरे के ऊपर, जो उनको जो नाम दे सकते हैं। यार एक बात बताओ, इनको सारी परमिशन है। ये देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि बाथरूम में भी रेनकोट पहनकर नहाते हैं, इनको आजादी है, ये खुदा है। लेकिन इनकी निक्कर में आग लग जाए तो इनको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है भाई? निक्कर के तुम्हारे बाबू की है, निक्कर तो कोई भी डाल लेता है। खाकी निक्कर तो हम स्कूल में भी डालते थे, सरकारी स्कूल में भी डालते थे। इन्हें तकलीफ किस बात की है? अगर ये सच्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें निक्कर में आग लगे या जो माचिस लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हकीकत क्या होती है? मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, जैसी सोच होती है ना, उसे सब वैसा ही नजर आता है। ये अपनी देसी कहावत है, हरियाणा की है। ये लोग उत्पाती लोग रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाना इन लोगों का काम रहा है। किसी भी रूप में हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, मैंने कहा लोगों को लड़वाना, लोगों के रिश्तों में आग लगाना इनका काम रहा है। और जाति धर्म ही नहीं, इन लोगों ने तो परिवार तोड़े हैं। ओम प्रकाश चौटाला का परिवार किसने तोड़ा है? वहां आग किसने लगाई है? इसी बीजेपी ने तो लगाई है। एक परिवार के दो टुकड़े करती है। इन लोगों को इतनी शर्म भी नहीं आई। अरे घर, तुम आज तक तुम जाति के नाम पर लोगों को तोड़ते हो, धर्म के नाम पर तोड़ दो, अपने परिवार तो मत तोड़ो किसी का। इन्होंने तोड़ा, ये इनका काम है। इसीलिए इनको लगता है कि निक्कर में आग लगा दी। भैया निक्कर की जो आग है ना, वो कुछ में को इतना कुछ वो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब देखिए, देश के अंदर कोई भी मामला आता है, हम प्रधानमंत्री का पुतला फूकते हैं। मनमोहन सिंह के, राजीव गांधी के पुतले इन्हीं लोगों ने तो फूके हैं। मतलब उनके पुतले फूके तो कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो फूक दो, लेकिन इनकी निक्कर भी ना फूके। क्यों भाई? लेकिन हकीकत यह है कि निक्कर में जो आग है, वो इनकी निक्कर में आग नहीं है, तो जबरदस्ती मान बैठे अपनी निक्कर में आग। वो है सिंबॉलिक तौर पे। जैसे इन्होंने अभी कहा ना, एक इनका कर्नाटका के अंदर उन्होंने एक पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं, इन्होंने एक वो कहा सावरकर है माफी वीर इनका,
जबरदस्ती जिनको इन्होंने शहीद वो बना दिया, क्रांतिकारी बना दिया, जो माफ़ी मांग मांग के अंग्रेजों से जेल से बाहर आता रहा। अब ये एक चैप्टर उसके बारे में बताया गया। मैं एक NDTV पे देख रहा था एक दिन, अभी 4-5 रोज पहले की बात है, कि वहाँ पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि वीर सावरकर जिस कमरे में रहते थे जेल में, उसमें एक छेद तक नहीं था और वो बुलबुल के पंखों पर बैठकर भारत भ्रमण किया करते थे। कोई इन अंधभक्तों से पूछने वाला हो, भाई जब उस कमरे में एक छेद तक नहीं था तो सावरकर सांस कहाँ से ले रहा था? और वह बुलबुल थी, वो कितने घुस गई कमरे में, और बुलबुल के पंखों में बैठ के कौन से भारत की यात्रा करी थी? तो जब इनसे पूछा गया, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, इनके प्रवक्ता से पूछा गया, तो प्रवक्ता का बड़ा अच्छा जवाब आया कि साहब कल्पना है, कवि की कल्पना है, लेखक की कल्पना है, तो ये जो निक्कर में आ गई है कि हमारी कल्पना नहीं हो सकती। हमारी भी तो कल्पना है, मतलब कल्पना भी तुम ही कर सको, आग भी तुम लगा सको, दंगे भी तुम करवा सकते हो, लोगों को तुम ही लड़वाओ, ये तुम्हारा काम है, थोप दो कांग्रेस के ऊपर। ये एक सिंबॉलिक तौर पर है। देखिए दशहरे के ऊपर मैं वो बात कहना नहीं चाहता, लेकिन एक रामायण का प्रसंग है। किसी भी व्यक्ति को एक बार तो संस्कार किया जाता है, एक बार तो जलाया जाता है। रावण एक पात्र है रामायण का, वो पात्र कैसा है ये सबको पता है, क्या है उस मामले में मैं जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको एक बुराई का पुतला बना दिया गया, बुराई का एक सिंबॉलिक बना कि रावण क्या है कि बुराई का एक चिन्ह बना दिया गया। हर साल दशहरे पे रावण का पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है भाई? किस लिए? इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये बुराई है और हम बुराई को जला रहे हैं। तो निक्कर भी ऐसे ही है भाई। अब हमने तो निक्कर इनके नाम से जोड़ी नहीं, अरे ये तो पैंट पहनने लगे, अब निक्कर कहाँ थी? निक्कर तो लोगों की आ गई ना, लोगों की पैंट उतरवा कर इन्होंने निक्कर पे ले आए, देश की जनता को जिसके अच्छे दिन लेके आने थे, और अपनी निक्कर की इन्होंने पूरी पैंट बना ली। तो इन पर तो निक्कर रही नहीं, लेकिन फिर भी इनके कष्ट के लिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक सिंबॉलिक तौर पर होता है। हम किसी मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हैं, प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हैं, या तो वो भी बंद होना चाहिए। आपने कांग्रेसियों के कितने पुतले फूके हैं, कांग्रेस के कार्यालय के सामने जाके कांग्रेस के लोगों के पुतले फूके हैं। हमारा भी जिगरा देखो ना, हमारा भी हौसला देखो। राहुल गांधी का जिगरा देखो, जिसके ऊपर रोज बिना बात की बकवास ये लोग करते रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने पलट कर कोई जवाब कभी दिया नहीं। तो ये कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। हाँ, इससे एक बात साफ हो गई सुभाष भाई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी पर ध्यान ही नहीं देते, हम कांग्रेस पर ध्यान ही नहीं देते। अरे जब राहुल गांधी पर ध्यान नहीं देते पर उसकी निक्कर बदल के मांगो, क्या उसकी टी शर्ट से मांग रहे हो? क्या वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है, किस लिए उसको, मतलब किस लिए उसकी जासूसी कर रहे हो? जब तुम्हें राहुल गांधी से खतरा ही कोई नहीं है, हम किस आदमी का ध्यान रखेंगे? जब मुझे लगता है कि यार फला आदमी से मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई खतरा नहीं है, मैं उसका ध्यान कभी नहीं दूंगा। ध्यान कब दूंगा? जब मुझे लगेगा ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, मेरा कुछ बुरा कर सकता है, मेरे को पावर से हटा सकता है, तब मैं उस पर ध्यान देता हूँ। बीजेपी का एक आरोप और है राहुल गांधी को लेकर, आपने बीच में चर्चा में उस शब्द को लिया है। 41,000 की जो है टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जो है वो भ्रमण पर निकले हैं। उसके बाद गरीबों का मजाक एक तरह से उड़ाया जा रहा है। बीजेपी का जो कहना है कि 41,000 की टी शर्ट डाल के गरीबों का मजाक उड़ाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसके बाद AC बसों में जा रही हैं। अब देखिए, पहली बात तो जो 41,000 की टी शर्ट का जिक्र है ना साहब, वो मैंने नहीं किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने की है। बीजेपी ने किया। वो कहते हैं कि राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहन कर राहुल गांधी यात्रा पे जा रहे हैं। मतलब यात्रा के कपड़े भी ये बताएंगे कौन से पहन कर जाएं। लानत इनकी सोच पर ये है कि नरेंद्र मोदी बताएगा कि राहुल गांधी कौन से कपड़े पहन करके जाए, या स्मृति ईरानी बताएगी कौन से कपड़े पहन करके जाएं। यार राहुल गांधी है वो, अब ये कहाँ लिखा है कि कोई भी अमीर आदमी गरीब की मदद नहीं कर सकता? लिखा है कहीं पे क्या? या गरीब ही गरीब की मदद करेगा, कहीं लिखा है क्या? हजारों ऐसे उदाहरण हैं बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, जिन्होंने राजा होते हुए भी अपनी संपत्ति दान कर दी गरीबों के लिए, जो खुद राजा होकर के भेष बदल करके जनता के बीच में जाते थे। बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे। हाँ, ये और बात है, इन जो नरेंद्र मोदी आर्मी सी है जो ना, ये इनकी जो बटालियन है भारतीय जनता पार्टी, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं कि गरीबों का भी खून चूस लो, मध्यम वर्ग का भी खून चूस लो, पशुओं का भी खून चूस लो,
इंसान का भी खून चूस लो, ये तो उनमें से है ना कि चूस लो बस सारा, बांटो कुछ ना। लेकिन कांग्रेस की प्रवृत्ति और देश के अन्य लोगों की, अभी एक मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, एक हॉस्पिटल जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वो क्या नरेंद्र मोदी ने बनाया हॉस्पिटल? वे कोई अम्मा जी हैं, उनके पहले भी उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी दान की है, उन्होंने वो हॉस्पिटल बनवा करके सरकार को दान कर दिया। तो क्या मतलब उसने गरीबों का मजाक उड़ाया है? उसकी कई अरबों खरबों करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवा करके दान कर दिया। क्या उसने गरीबों का मजाक उड़ा दिया क्या? अरे उसके पास थे, दे दिए उसने। राहुल गांधी के पास 41,000 की टी शर्ट का जुगाड़ था, पहन ली ना। ये बात आप मान रहे हो कि 41,000 की टी शर्ट थी? अरे यार मानना, मैं कोई खरीदने थोड़ी गया था वहां पे, ये मान रहे हैं ना। तो फिर बीजेपी वाले खरीदने गए थे? अरे सुन, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, गए होंगे। अब मैंने कहा ना कि मैं तो राहुल गांधी की टी शर्ट खरीदने के लिए गया नहीं था, और ना ही राहुल गांधी जी ने मुझे बताया कि यार मैं लक्ष्मीकांत जी में ये 41,000 की लेकर के आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने रेट बताया ना उसका, तो भारतीय जनता पार्टी खरीदने गई होगी साथ में उनके। इनको रेट कैसे पता लगा 41,000? नहीं, कोई ना कोई, अब जैसे इनकी एक देख रहा था, एक महिला प्रवक्ता कह रही थी कि वो तो फलानी जगह जाते हैं, तो वो खैर एक फिर वो हमारे जैसा कोई मेरे जैसा बैठा था उत्साह, उसने उसको पूछ लिया, बोला क्यों गेल, बोला गेल गई थी के। तो अब ये 41,000 की टी शर्ट ये खरीदने गए होंगे। दूसरी बात, वो पहनता है, वो शुरू से इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू परिवार पैसे वाला परिवार था। और ये भी हिंदुस्तान में उदाहरण है कि नेहरू परिवार या जवाहरलाल नेहरू वो शख्स है जिसके बताते हैं कि हर दरवाजे पर, महल के हर दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी रहती थी कि पता नहीं कहाँ से नेहरू जी निकलेंगे और कौन सी गाड़ी में बैठना पड़ जाए। उस आदमी ने भी बहुत कई साल जेल में गुजारे देश की आज़ादी के लिए, पैसा होने के बावजूद। वो भी मौज कर सकते थे। भगत सिंह के परिवार के पास पैसा कम था क्या? लेकिन उसने भी पैसे को तिलांजलि दे करके देश की आज़ादी में आंदोलन में हिस्सा लिया। सुभाष चंद्र बोस के पिता वकील थे, खुद IAS सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको लात मार करके, पैसे को लात मार करके वो सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के आंदोलन में कूदे, तो वो भी गुनहगार हो गए। उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ा दिया क्या? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नाकारा, निकम्मे, नालायक लोगों से, इन बकवास लोगों से, निर्लज और बेशरम लोगों से मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से। राहुल गांधी के पास तो प्रॉपर्टी है, वो तो 41,000 की टी शर्ट पहनता तो गुनाह है। जो आदमी 35 साल तक भीख मांग करके खाता है, भीख के कटोरे पर जो गुजारा करता है नरेंद्र मोदी, वो 10 लाख का सूट डाल ले, उसको तकलीफ नहीं है। उसके पास 10 लाख का सूट कहां से आया? और एक और बता दूं, ये 10 लाख के सूट वाली बात इससे पहले कि आप मेरे से पूछोगे, जैसे राहुल जी के बारे में पूछा है, आप कहोगे कि किसने बताई कीमत? ये कीमत नरेंद्र मोदी ने खुद बताई थी। भाजपा के लोगों ने, हमें नहीं पता था कि उसका सूट कितने का है, क्योंकि कांग्रेसी किसी के घर में नहीं झांकते, कांग्रेसी किसी के कपड़ों पर नहीं झांकते, कांग्रेसी किसी के प्रॉपर्टी पर नहीं झांकते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद बताया था कि ये 10 लाख का सूट है। मतलब एक भीख मांगने वाला व्यक्ति जो 35 साल तक भीख पे गुजारा करता है, वो 10 लाख का सूट डाल लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गरीबों का मजाक नहीं उड़ाता। जो खुद कहता है कि मैं भिखारी था, भीख मांग के खाता था। एक 35 साल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति 1.5 लाख का चश्मा आंखों पे लगा ले, मेरा चश्मा है भाई, ये मेरे ख्याल में 100-200 रुपए का है, 100-200 रुपए का। और नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी जितनी उस टाइम, आज की नहीं करा, जब थी उससे कई गुना प्रॉपर्टी मेरे पास थी, भगवान की दया से। इतना कुछ जुगाड़ मारा है कि हम 2 रोटी बढ़िया खा लें। वो तो भीख मांग के खाता था, हमने भीख मांग के नहीं खाई, लेकिन हम हमारी भी औकात है कि 100-200 का चश्मा लगाते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब के पास 1.5 लाख का चश्मा है, वो गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो मजाक नहीं है गरीबों का। उनके जूतों की कीमत वो बता रहे हैं, भाई मैं नहीं बता रहा सुभाष जी, कभी कल को मेरे को दोष दो या कांग्रेस को दोष दो, नहीं, उन्हीं ने बताई थी भाजपा के लोगों ने कि मोदी साहब की ये है, मोदी साहब इतने ब्रांड हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूं, ये मेरे पास वीडियो बड़ा है, पूरी दुनिया के अंदर मेरा अंदाजा नहीं है कि कोई भी राजनेता मेकअप करवा के मंच पर जाता हो। नरेंद्र मोदी दुनिया का अकेला इकलौता उदाहरण मुझे लगता है ऐसा है जो मेकअप करवाकर 5, 10, 20, 50 का करवाकर, अब नरेंद्र मोदी का मेकअप ऐसा अब कोई 500-700 रुपए में तो होता नहीं होगा, हजारों में चलता होगा, लाखों में। क्या जरूरत है मोदी साहब को मेकअप करवाकर, यहां से बाल बुल ठीक करवाकर वो मंच पर जाते हैं? यार आप राजनेता हो, कोई एक्टर कलाकार थोड़ी हो कि आपको फिल्मों में एक्टिंग करनी है। ये लोग अब लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा।
कहीं ना कहीं ये गरीबी का मजाक नहीं है। तो राहुल गांधी कुछ करता है तो गरीबों का मजाक है, नरेंद्र मोदी कुछ करें तो ब्रांड है। क्यों? ये दोगलापन किस लिए? झूठ, फरेब, मक्कारी, बेईमानी इस भारतीय जनता पार्टी के खून में है। झूठ में आपको एक और बता दूं, अभी 3 दिन पहले इनकी एक महिला मंत्री है, एक महिला मंत्री जो चूड़ियां फोड़ने में, सिलेंडर तोड़ने में, मटके फोड़ने में माहिर है। और यहां भी मैं बता दूं मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया, फोड़ने में, तोड़ने में, पटकने में, जोड़ने में नहीं, इकट्ठा करने में नहीं, सिर्फ फेंकने में। चाहे सिलेंडर सड़क पर फेंकना हो, चाहे अपने चूड़ियां तोड़नी हो, चूड़ियां प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजनी हो, और चाहे भाई कुछ और रिश्ते तोड़ने हो, रिश्ते तोड़ के अपने घरवाले, अपने सहेली के घरवाले को लेके उड़ गई, रिश्ते तोड़ने में वो माहिर है। उसे ये नहीं पता झूठ क्या है सच क्या है, सिर्फ बोलने से मतलब है। अच्छा, एक उसको चीखने की बहुत आदत है। पार्लियामेंट में एक दृश्य बड़ा अजीब आया इस बार साहब, उन्हीं की तो सरकार है, खुद केंद्रीय मंत्री है, और चिल्ला वो ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या करना, किसको खाएगी, किसको पकड़ेगी। अपनी सरकार में तो बात बड़े आराम से रखी जाती है। तो उसने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया, उनका महिला का जो आया वीडियो मंत्री साहिबा का, वो राहुल गांधी को निर्लज बता रही है। निर्लज केंद्रीय मंत्री, भाषा देखो इन लोगों की। राहुल गांधी कहता है, और वो भी झूठ में, कि जब वहां से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होती है, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल है, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, बाकायदा विवेकानंद जी को प्रणाम करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं। अब उसकी बदकिस्मती ये है उस मंत्री साहिबा की कि उन्होंने शायद वो सीन देखा नहीं होगा। अच्छा, उसको राहुल गांधी से बड़ा प्रेम है, क्योंकि अमेठी से जीत के आई है ना गलती से, तो बड़ा प्रेम रहता है। वो झूठ फरेब जो बोले उसको बस उसको एक तय करना है कि राहुल के बारे में बोलना है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बोलने से उसका नाम हो जाता है। आप देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, कोई आदमी बड़े आदमी का नाम लेकर के कोई बात कहता है ना, उसका भी नाम हो जाता है। तो राहुल गांधी के सहारे वो अपना नाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी इतने निर्लज व्यक्ति हैं कि विवेकानंद जी के मेमोरियल पर नहीं गए। पूरी दुनिया ने देखा वो वीडियो जो वो बोल रही है, और साथ में वो वीडियो चल रहा है कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के मेमोरियल में जाकर के उनको सलाम करने और प्रणाम करते हैं। मतलब इतना झूठ, इतना फरेब, लोगों को झूठ का चश्मा पहना करके सिर्फ भड़काना, आग लगाने के लिए, तोड़ने के लिए कांग्रेस देश तोड़ रही है। देश तो तुम तोड़ रहे हो। लोगों को किस लिए इतना झूठ बोल रहे हो कि राहुल गांधी वहां पर नहीं गए, जबकि दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी जी वहां पर गए हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से जो राहुल गांधी जी ने शुरू की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जो हरियाणा में भी 2-1 महीने के बाद आएगी, प्रवेश करेगी, 12 राज्यों से होकर के जा रही है, 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी करेंगे। उससे भी इनको दर्द हो गया। पहले कहते थे कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं टिक रहे, ये तो 2 महीने बाद विदेश भाग जाते हैं। आज राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम दे दिया 6 महीने 5 महीने का। अब उससे ये तो तय हो गया ना कि 5-6 महीने तो राहुल गांधी हिंदुस्तान में ही रहेंगे, और पाँव में छाले भी उनके पड़ चुके हैं। वो बाहर जाने के अब इतने काबिल भी नहीं है कि उड़ करके बाहर चले जाएंगे। तो 5-6 महीने की गारंटी होगी ना भाई, कि 5-6 महीने तो कम से कम राहुल गांधी देश में रहेंगे, यात्रा करेंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे। उससे उनको तकलीफ है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में क्यों है। यार, वो बाहर जाए तो आपको दिक्कत, वो हिंदुस्तान में यात्रा करे तो तकलीफ। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना इलाज करवाना चाहिए दिमागी तौर पर। वो परेशान हैं, और ये बिल्कुल तय है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई का मामला आ चुका है, जो रोजी रोटी की समस्या देश में खड़ी हो चुकी है, जिस तरीके से गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो लगातार महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, जिनके कारोबार खत्म हो चुके हैं, रोजी रोटी के जिनके पास अब इंतजामात नहीं रहे हैं, वो कर्मचारी जिनकी छटनी हो चुकी है, वो कर्मचारी जिनकी पेंशन बंद कर चुकी है सरकार, वो लोग आज सड़कों पर हैं। और वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अतीत हो या वर्तमान हो और या भविष्य हो, गलती तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। और इस देश की जनता महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आए जो बड़ी भारी गलती की। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, अब ये भी कहते हैं कि यार पहली बार तो वोट दी थी भाई, इस बार नहीं दी। लेकिन आपने जो है ना वो बोला, जो
धरना था छाती के ऊपर, वो तो आपने मुझसे पहली बार में धर दिया। तो अब इससे तकलीफ है नरेंद्र मोदी को, इससे तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस के अब रैली हुई थी जो 4 तारीख के, उसमें जो भीड़ का प्रेम, जो जनता का प्रेम कांग्रेस के प्रति आया है, उससे बीजेपी परेशान है। और इस यात्रा के दौरान जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, कभी ये बच्चों पर सवाल उठाते हैं, यार मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, तो मैं अपने बच्चों को उसमें लेकर नहीं जा सकता क्या? मैं अपने बच्चों को कहूंगा जोड़ो कांग्रेस में, मैं तो बताऊंगा कि कांग्रेस इस देश को बचा सकती है, अपने बच्चों को बताऊंगा मैं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि हरियाणा से भी निकल कर ये जो रैली है वो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है, हरियाणा वासियों से क्या अपील करेंगे, सहयोग के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा वासियों से मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, आम आदमी की रोजी रोटी बचाने के लिए, गरीब मजदूर की रोजी रोटी बचाने के लिए, छोटे व्यापारी दुकानदार की रोजी रोटी बचाने के लिए, और ये जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर नरेंद्र मोदी इनडायरेक्ट रूप से हमला कर रहे हैं, ये जो पूंजीवाद हिंदुस्तान के अंदर को में लेकर के आ रहे हैं कि जिस तरीके से अडानी साहब आज 300 कुछ नंबर पे वो उद्योगपति थे और आज वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ये प्रॉपर्टी क्या उसने कहां से कमाई है भाई, जहां पूरा हिंदुस्तान कंगाली के बारूद ढेर पर आ गया। आपकी और मेरी गोज में तो पैसा नहीं है। अब देखो, पैसा तो साहब उतना ही है ना, मान लिया 1000 रुपये यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, हम 3 आदमी यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम दो के पास वो पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ है? तीसरे के पास मिलेगा ना। तो हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब में तो पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहाँ है? अंबानी और अडानी के पास है। जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, आई थी वो तो खुद ले गए थे व्यापार करने के लिए, आज मोदी साहब दे रहे हैं। माहौल वही है, तब भी यही लोग सौंपने वाले थे, अंग्रेजों का साथ देने वाले थे, और आज भी यही लोग अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को संपत्ति सौंप रहे हैं, अंबानी अडानी को। अगर हिंदुस्तान के लोग या हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों से निजात मिले और आम आदमी का रोजी रोटी का इंतजाम, ज्यादा बात नहीं करता कि रोजी रोटी की बात चलती रहे, तो ये जरूरी हो जाता है कि इस सरकार को चलता करें। और इस सरकार को चलता करने के लिए देखिए, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं क्या होंगे, लेकिन मैं ये देखो, चौधरी बंसीलाल थे, कांग्रेस के व्यक्ति रहे, बाद में उन्होंने एक पार्टी भी अलग बनाई। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बुराई किसी में भी हो सकती है, बुरा मैं भी हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आदमी 100% शुद्ध खालिश नहीं हुआ करता, 24 कैरेट सोना भी नहीं होता। लेकिन जहां ये लगे आपको कि यार ये आदमी आपका बचाव कर सकता है, ये देश के हित में है, ये प्रदेश के हित में है, उसकी तरफ देखो। तो आज मैं हरियाणा के लोगों को सिर्फ अपील एक करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि इस देश की आने वाली पीढ़ियां, इस देश की आने वाली जो नस्लें हैं वो गुलाम ना हो, आर्थिक रूप से परेशान ना हो, वो खुशहाल रहें, खुश रहें, उनके पेट में रोटी हो, उनके पास रोजगार हो, तो इस देश की जनता को और हरियाणा की जनता को आने वाले समय में कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल सच है और तय है, इसलिए नहीं कि कांग्रेस ही हूं, बल्कि इसलिए कि हर चीज को बारीकी से देखता हूं, बहुत महसूस करता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि इस देश की एकता और अखंडता को, रोजगार को, छोटे व्यापारी दुकानदार को, कर्मचारी को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मेरी यही अपील हरियाणा के लोगों से है कि हरियाणा के लोगों ने, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने मिल करके इस देश की आज़ादी में एक बड़ा हिस्सा दिया है, और आज भी इस देश को एक अप्रत्यक्ष गुलामी से बचाने के लिए, मैं फिर कहूंगा अप्रत्यक्ष गुलामी ये है कि अंबानी अडानी के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है, उस गुलामी से बचाने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस का साथ दें। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है, एक ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म से ऊपर उठ के, गरीब अमीर से ऊपर उठ करके केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए सोचती है, हिंदुस्तान के लिए देखती है। तो आप लोगों का भला हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़े, इस यात्रा में सहयोग करें, तो सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा, मेरा इतना कहना जी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मीकांत शर्मा जी, सीधा लाइव कुरुक्षेत्र से दिखा रहा था। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।